my dance, make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों के सिलेबस का, हम लोगों के पार्ट का। ठीक है, डेप्रीसिएशन बहुत वक्त से पढ़ना था। ये सेकंड लास्ट टॉपिक बचा था जब हम लोग बीआरएस पढ़ रहे थे। हमारे पास में एक और टॉपिक ये लेफ्ट था। ठीक है, तो आज फाइनली हमारा अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा पढ़ के। आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस अकाउंटेंसी का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स और बीएसबी 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोगों का रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि आज ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 11th नहीं, आप लोगों के लिए थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाला है। क्योंकि कॉमर्स वालों का काम ही क्या होने वाला है, कोई ना कोई हम में से आगे चलकर बैंकर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई ऑडिटर सीए की होते हैं, कोई अकाउंटेंट बनेगा। जो भी चीज़ें हैं अपनी अपनी स्ट्रीम में है, कोई ना कोई बहुत अच्छी जगह जा सकता है कि वो यूपीएससी क्लियर कर देगा कोई। ठीक है, तो क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जहाँ भी आप रहें आपको इस चीज़ को याद रखना ही है कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। कोई अपनी खुद की फर्म खोल लेगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम करना। ठीक है, उसको ये याद रखना कि डेप्रीसिएशन क्या है मेरे लिए। तो डेप्रीसिएशन का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर जो भी होता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। अब आप लोग पढ़ ले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारा मटेरियल आप लोगों को सबसे पहले अवेलेबल किया जाएगा। जितने भी नोट्स हैं, क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज होंगी या जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। आई नो कि अभी वीडियोस अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही, ज़्यादा कंटेंट नहीं दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें काम करना पड़ती हैं गाइस। ठीक है, इतना आसान नहीं है। हाँ, तो टेक्निकली कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज करने के लिए हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पर। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, मिले जाते हैं और वहीं पर अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आगे आने वाले टाइम में ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। 11th तो है ही है, 12th में भी हर जगह काम आएगा ये। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, डेप्रीसिएशन हर जगह आप लोगों को मिलना ही मिलना है। ठीक है, 12th में बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे है डेप्रीसिएशन, क्योंकि आपको वहाँ पर इसकी मेथड्स ऐसे नहीं पता होंगी, इसलिए इसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी की वैल्यू में कमी होना, दैट इज नोन एज डेप्रीशिएट। ठीक है, डेप्रीशिएशन हमें सुना, डीमोटिवेट करना, किसी को डीमोटिवेट इन द सेंस कि हम किसी को गिरा रहे हैं, हम उसको उड़ने देना ही नहीं चाहते हैं, तो बस ये भी मशीन की वैल्यू को ना गिराते जाता है। डेप्रीसिएशन का मतलब भी यही है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, असेट्स है, जितनी भी असेट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ कि ये टेंजिबल असेट्स के लिए है। ठीक है, वो आप लोग आगे देखोगे सारी चीज़ें। तो डेप्रीसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड असेट्स और टेंजिबल असेट्स के ऊपर लगाया जाता है, और वो डीमोटिवेट करता है उसकी वैल्यू को, वो हमेशा गिराते जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है डेप्रीसिएशन। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ये रही मीनिंग। क्या होता है डेप्रीसिएशन का कि आपकी फिक्स्ड असेट की वैल्यू में गिरना, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपके पास में कोई प्लांट था या असेट थी, अब उसमें 10% डेप्रीसिएशन लगता है। अभी नॉर्मल केस है, कोई मेथड्स कितने प्रकार से होता है, क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं, नॉर्मल डेप्रीसिएशन 10% चार्ज हो रहा है। बेसिकली 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो आपकी हर साल 10,000 कम हो जाएंगे आपके उस वैल्यू में से। तो अगले साल 90,000 बचेगी, अगले साल 80 बचेगी, ऐसे करते 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 एक वक्त आएगा कि वो असेट हो जाएगी 0। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अब इस बाइक को बेचने से क्या मतलब है, इसकी तो डेप्रीसिएशन वैल्यू भी 0 हो चुकी है।
तो वो वाली बात होती है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आप लोग कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदने जाते हैं या कुछ भी आप सेकेंड हैंड चीज़ खरीदते हो तो वो आप सारा कुछ कैलकुलेशन करके लेते हो, ठीक है, कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा या कितने साल पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग देखते हैं डेप्रीसिएशन को। अब डेप्रीसिएशन किन चीज़ों से हो सकता है, तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका डेप्रीसिएशन हो सकता है। सबसे पहला है ड्यू टू टाइम। टाइम कैसे? क्योंकि हमारे प्लांट्स जो होते हैं, अब प्लांट्स यहाँ पर पौधे नहीं हैं कि ग्रीन पौधे उगना शुरू हो गए, नहीं गाइज, ठीक है। जब बताया था कि अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे पहले दूसरे चैप्टर्स में कि जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तो वहाँ पर बोल दिया था कि जो इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टर्म्स जो हैं, प्लांट हमारे लिए हमेशा कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए पौधे नहीं होते हैं। हमारे लिए प्लांट का मतलब होता है मशीनरीज या वो जगह जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो की जाती है, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को किया जाता है वो कहलाती है हमारे लिए प्लांट, ठीक है, वो कहलाता है हमारे लिए प्लांट। तो प्लांट क्योंकि रोज़ चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, वेदर इट इज़ फ़ोन, मोबाइल, गाड़ियाँ, टैबलेट, पेंसिल, कुछ भी हो, हर चीज़ का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वो प्लांट्स जो हैं, वो मशीन्स जो हैं, वो दिन भर चलती रहती हैं। तो टाइम की वजह से दिन भर चलते रहना, हमेशा चलती ही रहती हैं, बंद नहीं होती हैं। वैसा कि मैम 24 घंटे, तो 24 घंटे तो नहीं, पर हाँ फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन्स जो होती हैं वो रनिंग टाइम में होती हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि उनकी रनिंग कैपेसिटी में या उनका जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एक्चुअल कैपेसिटी है उनकी, वो ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। हम लोग भी अगर दिन भर काम करें तो हम ही थक जाएंगे, तो वो तो फिर भी मशीन है, तो वो ऐसे थकेगी तो नहीं, पर वो उसके ना चीज़ों में चेंजेस होने लग जाएगा कि वो प्रोडक्शन वैसा नहीं देगी, या अब वो बहुत पुरानी हो गई है तो ढंग से नहीं चलेगी। तो ये वो होता है कि वो टाइम की वजह से, कि टाइम बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो मशीन अच्छे से नहीं, अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड है। फिर होता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब भी यही होता है कि आप लोगों को कोई नॉर्मल वियर एंड टेयर हो जाता है तो उस वजह से। तो अब हाँ, मतलब ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जैसे कोई नई मशीन मार्केट में आती है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके ऊपर कोई गलत हो जाता है या आपको इफेक्ट होता है, आपको अफेक्ट होता है, तो दैट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपकी कोई मशीन चल रही है, वो बहुत शानदार है, मस्त काम कर रही है, लेकिन मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाती, नई अपडेशन हो जाता है मार्केट के अंदर, तो अगर आपकी मशीन प्रॉपर है, सही, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास है, तब भी आपको उसको चेंज करना पड़ जाता है ड्यू टू अपडेशन इन द मार्केट, ठीक है। तो वो कहलाता है आप लोगों के लिए ऑब्सोलेसेंस। बड़ा सा वर्ड है, मुझे पूरा याद करने में 12वीं निकल गई थी, मुझे अभी बोलते नहीं आता था ऑब्सोलेसेंस। आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है, आई एम किडिंग, मुझे बोलते आता है ऑब्सोलेसेंस। हाँ, तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब यही होता है कि अगर कोई मशीन मार्केट में आ जाती, नई मशीन आ जाती, अपडेशन होके आ जाता है कुछ भी, तो अगर आपकी जो प्रेजेंट मशीन है, जो करंट मशीन है, वो अपडेटेड है, अपडेटेड इन द सेंस कि वो चल रही है, मस्त चल रही है, वो उसमें कोई खराबी नहीं हुई है, तब भी आपको उसको हटा देना पड़ता है, उसको निकाल देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में नया अपडेशन हो गया है, ठीक है। तो ये भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है। फिर होता है यूसेज, वही कि दिन भर यूज़ होता है उसका, तो वो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कि दिन भर चलने से हम लोग भी थक जाते हैं, तो मशीनें भी अपना वो प्रोडक्शन वैसा नहीं देती हैं, लगातार काम होता रहता है उनके अंदर, ठीक है। एक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि जो नॉर्मल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मशीनों के साथ में, अब वो मार्केट में तो निकलेंगे नहीं चलने के लिए, कुछ भी हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि अगर हम उनकी रिपेयरिंग को टाइम टाइम देखते नहीं हैं, ठीक है, अगर हम उनको सर्विसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, सपोज मान लीजिए कि आज आपके पास में एक गाड़ी है, सबके पास होती है वो, तो अगर आपकी गाड़ी को आप प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दोगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको शोरूम वाला कॉल करे, सर मैडम आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू हो गई है, प्लीज़ आइए सर्विसिंग कराइए। आपकी गाड़ी की हालत दिखती है, ठीक है, कि वो आपको वैसी चीज़ें दिखाने लग जाती है, वो बंद पड़ जाएगी आधे रास्ते में, सिग्नल रेड हुआ और ग्रीन हुआ, वैसी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, तो वो सबके सामने कचरे कराएगी आपके कि मुझे सर्विसिंग की ज़रूरत है, मुझे शोरूम लेकर जाओ, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी मशीन्स को सर्विसिंग में नहीं रखते हैं तो फिर वो कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कि वो बोलते हैं ना प्लांट में कुछ तो भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई पार्ट ढंग से नहीं चल रहा है, बंद पड़ जाता है, वो फिर चलता ही नहीं है। तो ये वो एक्सीडेंट्स की वजह से कि आपका डेप्रिसिएशन वहाँ भी आ जाता है मशीन्स के अंदर फिर, ठीक है। तो ऑल इन ऑल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट क्यों? क्योंकि फिक्स्ड असेट्स है, और फिक्स्ड असेट्स के अंदर भी ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल असेट्स के लिए है।
ठीक है। अब आप बोलोगे मैम टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, तो याद करो जनता गणो वो चैप्टर जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी। तो टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है जिसको आप लोग छू कर देख सकते हो, दिस इज टेंजिबल असेट। ठीक है, वैसे ये कुछ काम का है नहीं इतना ज़्यादा, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन ही है। तो ये टेंजिबल असेट है हम लोगों के लिए। ठीक है, ये आईपैड टेंजिबल असेट है हमारे लिए। जो सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं वो टेंजिबल असेट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आपकी जो गुडविल है वो आप लोगों के लिए होती इनटेंजिबल असेट्स, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। आप फील कैसे करोगे कि आपके सॉफ्टवेयर अच्छे होने की वजह से आपको मार्केट में चीज़ें सही मिल रही हैं। ठीक है, आपका काम सही से चल रहा है, आपका बिल्कुल एकदम फास्ट काम हो रहा है। ठीक है, एकदम स्फूर्ति से। आपका गुडविल होने की वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो प्रॉफिट देखना इज नोन एज गुडविल, कि हमारी गुडविल है मार्केट में, इज्जत है आप उनकी। ठीक है, इधर एरिया आप उनका अपनी इज्जत है यहाँ पर। तो उसकी वजह से जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप कहते हो कि ये मेरी गुडविल है। लेकिन गुडविल के अंदर भी जब आपकी जो इनटेंजिबल असेट्स है उनके अंदर जब वैल्यू गिरना शुरू होती है, दैट इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए इसको याद रखें। टेंजिबल असेट्स की अगर वैल्यू गिरती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन वहीं अगर इनटेंजिबल असेट्स के अंदर वैल्यू गिरती है तो उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल असेट, सपोज मान लो ट्रेडमार्क है आप लोगों का, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, सॉफ्टवेयर है, आप लोगों की गुडविल है, इनमें से किसी की भी वैल्यू में अगर कमी होती है तो वो आप लोगों के लिए कहलाता है एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल असेट्स कैन नॉट बी डेप्रिसिएटेड, दे कैन बी एमोर्टाइज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो दिया हुआ होगा उसके हिसाब से वो एमोर्टाइज की जाती हैं। समझ गए? ये होता है मीनिंग डेप्रिसिएशन का। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका होता है कि आपको वो लोग वैल्यू दे देंगे कि आपकी असेट थी इतनी। ठीक है, कि 1 लाख का असेट था, 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो कितना हुआ डेप्रिसिएशन। अब अगर 1 लाख की असेट है मेरे पास में और उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो मुझे अगर उन्होंने बोल दिया कि अभी प्रेजेंट में कॉस्ट कितनी है आपके पास में, जो भी चीज़ें, प्लांट है, मशीनरी, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो कितनी की है, तो मैं इस 1 लाख में से इस 10% को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। अब 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 1 लाख में से अगर मैं 10,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास में बचेंगे 90,000 की प्रेजेंट वैल्यू है अभी। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है वो होती कॉस्ट, ये आप लोगों के लिए बन जाता है डेप्रिसिएशन, और ये बन जाता है आप लोगों के लिए करंट वैल्यू, कि अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट वैल्यू जो है हम लोगों के पास में डेप्रिसिएशन होने के बाद में वो मेरे पास में है 90,000। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसी चीज़ों के ऊपर आपको कुछ फॉर्मूला देखना है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे देखना है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में आती हैं 2 मेथड्स। वो 2 मेथड्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल मेथड पढ़नी है, वो सिंपल मेथड है। ठीक है, 2 मेथड्स पढ़नी, 2 मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट आप लोगों का डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2 मेथड्स हैं आप लोगों के पास में। सबसे पहली है आप लोगों की स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मेथड, और फिर है हमारे पास में डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड या फिर रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट ही चार्ज होगा। सपोज मान लो अगर 5,000 पहले साल में लगा है तो आने वाले जितने भी साल हैं, एस्टिमेटेड ईयर है आपके प्लांट के, उसमें 5,000 ही डेप्रिसिएशन लगना है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि हर साल नए अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, ये सुंदर सुंदर निक नेम्स है इस मेथड के, जहाँ पर सपोज मान लीजिए कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और 1 लाख का आपका कोई कॉस्ट है। ठीक है, सामान है आपका 1 लाख का और 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो फिर वो कैसे होगा कि पहले साल में आपकी वैल्यू बचेगी 90,000। ये माइनस करने के बाद में 1 लाख का 10% होता है 10,000, माइनस कर दोगे बचेंगे 90,000। फिर अब जब नया साल आएगा तो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन के अंदर तो इसी 1 लाख के ऊपर अमाउंट चलता,
ठीक है, वो 10,000 माइनस कर देते फिर बचता 80,000। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से चलते तो हमारे पास में आंसर आता 80,000। ठीक है, मैं 10,000 हमेशा माइनस करती जितने भी साल तक मेरी वैल्यू जाती, तो मेरे साथ में स्ट्रेट लाइन के अंदर आंसर आता मेरे पास में 80,000। लेकिन अगर मैं रिटर्न डाउन WDV इज़ द बेस्ट, WDV से अगर मैं आंसर निकालती हूँ तो मेरे पास में आंसर आने वाला है 90,000 का 10%, दैट इज़ 9,000 रुपये। और तब जब मैं उसको माइनस कर दूंगी तो बचेगा 81,000। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कभी कभी आपकी जो वैल्यू होती है आपके असेट की वो सही नहीं आती है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि आप डेप्रिसिएशन सेम लगा रहे हो। हमें कोई मतलब भी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमने पहले साल में 5,000 बुक किया था डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो हम जीवन भर वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन WDV कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों को भी तो कंसिडर करना है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो WDV में क्या रहता है कि आपकी जो अगले साल जो वैल्यू आएगी, आपने पहले साल में डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसके बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी। ठीक है, तो वो मुझे एक्चुअल कॉस्ट देगी कि वैल्यू क्या है मेरे प्लांट की। तो जब आपने ये माइनस प्लस किया तो आपको आंसर दिख गया कि यहाँ पर टोटल डिफरेंस जो है वो 1,000 का आ रहा है। WDV के अनुसार आपकी प्लांट की जो वैल्यू है वो बचनी चाहिए 81,000, और वहीं आपकी SLM के मेथड में आपको बच रहा है 80,000। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया करके कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज द बेस्ट, पर वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि हर साल आपको वही डेप्रिसिएशन अगले उस पर निकालना पड़ता है, और कई बार रेट्स इतने गंदे आ जाते हैं कि वो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, पर हमारे को कैलकुलेशन करना नहीं है, और करने को भी आ गया तो हम कर देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो SLM में आपको सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको वो बता देंगे कि अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और उसको डालना है। ठीक है, अब अकाउंट भी सीखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए, पर उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखा जाए। आपको क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन नहीं है कि आप लोग प्रोविजन के अंदर डेप्रिसिएशन दे रहे हो, इसलिए प्रोविजन वाला चैप्टर पहले पढ़ाया। अब प्रोविजन का मतलब क्या हुआ था कि बताया था ना कि ये आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों को प्रोविजन मेंटेन करना ज़रूरी है कि आने वाली जो अननोन लाइबिलिटी है, हमारे लिए डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी तो नहीं बनेगा पर खर्चा है, पर क्योंकि जब हमने प्रोविजन बना दिया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा कि हमको देना ही पड़ेगा वो। ठीक है, कुछ भी हो जाए हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं कि हमारी असेट की वैल्यू गिरेगी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है, हर साल आपकी जो वैल्यू है एसेट्स की वो गिरती हैं। तो जब आप प्रोविज़न बना देते हो तब क्या मेथड होगा, और जब आप प्रोविज़न नहीं बनाते हो तब क्या चीज़ें होंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना कि आपकी जो फर्म है वो प्रोविज़न मेंटेन कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा वो देख लेते हैं, और अगर नहीं कर रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बता दो। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी कि जर्नल में जनरली क्या होता है कि हम लोग पहले अकाउंट का टाइप देखते हैं कि अकाउंट है किस नेचर का। तो अगर मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिखूँ और अभी तक जो मैंने वार्तालाप किया है आप लोगों से उसके मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूँ कि डेप्रिसिएशन आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, क्या ये आपकी इनकम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, पाप लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए इनकम कैसे हो सकता है? ये तो मेरे लिए खर्चा है कि मेरी ही फर्म की वैल्यू है, मेरी ही फर्म की एसेट है, उसकी वैल्यू में ये कम करे जा रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है उसको कि बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो ये मेरा खर्चा है एक तरीके से। तो ये जब खर्चा बनता है तो हम लोगों ने हमारे ट्रेडिशनल छोड़कर मॉडर्न मेथड को जब हमने क्लियर पढ़ा था तो क्लियर में से क्लियर का जो ई होता है वो कहलाता है हमारे लिए डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट नेचर है वो है एक्सपेंस नेचर का, वो आप लोगों के लिए एक्सपेंस बनता है, हर साल आप लोगों के लिए एक्सपेंस में आता है, जिस वजह से आपका जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस या अकाउंट में आएगा वो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड पर। ठीक है, मतलब इसका जनरल नेचर जो है वो डेबिट नेचर का है कि जब भी आप P&L अकाउंट बनाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जनतागण समझ गए आप लोग? तो ये आप लोगों के लिए डेप्रिसिएशन पे आ जाएगा।
फिर अगर आप प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन आपके लिए लाइबिलिटी बनता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में से, और फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। पर जहाँ नॉर्मल बात होती है आप लोगों के लिए कि आपका अभी प्रोविजन नहीं चल रहा है, नॉर्मली आप लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो SLM मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है, डेप्रीसिएशन को ढूंढना भी एक कला है। ऐसे ही नहीं पता चल जाएगी कि 10% दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों से बहुत अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्री क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रही हूँ, उसको आप लोग याद रख लीजिए, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद करेंगे और वो है कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड ईयर ऑफ लाइफ ऑफ असेट। ये SLM में आपको ये फॉर्मूला किस चीज़ को काम आता है आप लोगों के लिए, आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट ढूंढने के लिए। ये जब आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट ढूंढते हो, ठीक है, आपसे पूछ लिया, आपको ये सारी चीज़ें गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ वैल्यू गिवन होगा, स्क्रैप वैल्यू गिवन होगा, एस्टिमेटेड ईयर ऑफ लाइफ गिवन होगा। तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या होता है आप लोगों के लिए, इसके अंदर आपका जो खर्चा है, वो जितना भी आपने एसेट खरीदते वक्त लगाया होगा वो सब कुछ आ जाएगा। अब खर्चे में क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें, कि आपने प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदने के बाद में वो आपके घर तक पहुंचा, तो घर तक पहुंचने तक उसको जो भी खर्चा लगा है वो सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा और फिर बन जाएगी वो आपके एसेट की एक्चुअल कॉस्ट, कि ये मुझे इतना महंगा पड़ा है। उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू, अब आप लोग पूछोगे मैम स्क्रैप वैल्यू क्या है, ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। जनरली स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। मतलब एक नॉर्मल देसी लैंग्वेज के अंदर अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास में कोई चीज़ 1 लाख की है, ठीक है, अब आने वाले 4 साल में इसकी जो वैल्यू है वो जनरली 30,000 रुपये बच जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, कोई बात नहीं, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे। तो 1 लाख की चीज़ है मेरे पास में, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि आने वाले 4 साल में, 4 या 5 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, और वो तब तक बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे लिए 1 लाख से 30,000 का। तो जो स्क्रैप वैल्यू है ना, वो आप लोगों के लिए होती 30,000, कि आपने वो वैल्यू को एस्टिमेट किया है, वो कि आपकी जो एंड ऑफ इकोनॉमिक पीरियड है वैल्यू का, उसका एंड ऑफ इकोनॉमिक पीरियड है, तब असेट के इकोनॉमिक पीरियड के एंड पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए ये होगी। और एस्टिमेटेड ईयर ऑफ लाइफ का है कि आप इसके एस्टिमेशन को देते हो। जनरली मशीनरी प्लांट का एस्टिमेशन हम नहीं दे सकते हैं कि वो एग्जैक्ट कितने साल चल सकती हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम, कि वो जितना काम कर जाएं, जितने अच्छे से चल जाएं उतनी अच्छी बात है। और हम पर भी कि हम कितना मेंटेन करके चलते हैं उसको, उसका ऑयलिंग, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, हर चीज़ को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो वो 10 से 12 साल भी निकाल सकती है। अदरवाइज़ अगर हम इनमें कोई भी चीज़ को ओवरसीज़ कर जाते हैं, हम देखते ही नहीं, ओवरसाइट हो जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो फिर 1 से 2 साल के अंदर भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि जब नया फ़ोन खरीद के लेके आते हो तो उसको कैसे रखते हो, बिल्कुल एकदम गद्दे के ऊपर, नीचे तो गिरने ही नहीं देना है। अपने से ज़्यादा वैल्यू इसकी हो जाती कि नहीं भाई फ़ोन है, मेरा नया फ़ोन है। 1 साल होने के बाद में वो बेचारा फ़ोन अगर पलंग के नीचे भी पड़ा होगा तो कोई मतलब नहीं है, गिर गया कोई बात नहीं, क्या होता है अगर लाए और गिर गया तो हार्ट अटैक के करीब करीब हमारे साथ में चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वो डिफरेंस है कि अगर हम फ़ोन को प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, अगर हम वैसा ही उसको शाही सारी चीज़ें दें, सारा उसके साथ में हम बिहेव करें कि नहीं तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो फ़ोन सही रहेगा। और अदरवाइज़ गिर रहा है, मतलब ही नहीं है, स्टोरेज भरे जा रही है, करे जा रहे हैं काम, उसको खाली नहीं कर रहे हो, तो फिर फ़ोन भी आपका स्लो हो जाएगा, हैंग होना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों के साथ में इसमें भी है कि कुछ चीज़ों की आप लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हो, आप प्लांट और मशीनरी की लाइफ को एस्टिमेट कर ही नहीं सकते वो कितने साल चल सकती, इसलिए यहाँ पर वो एस्टिमेशन देते हो आप लोग, ठीक है, कि वो कितने साल तक चल सकती हैं, आपके अनुमान से कि 10 ईयर्स तक वो चल सकती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उससे जब आप डिवाइड कर देते हो इन सारी चीज़ों को, तो जो आंसर आता है वो आप लोगों के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अब
इसका परसेंटेज ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है। अब बात आती है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन की। तो दो केसेस रहेंगे यहाँ पर कि जहाँ पर पहले केस में आप प्रोविजन को मेंटेन कर रहे हो, प्रोविजन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, और दूसरा केस जहाँ पर आप प्रोविजन को मेंटेन कर रहे हो। तो पहले केस के अनुसार जो एंट्री होनी चाहिए, व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, तब आप लोगों के पास में जो एंट्री आएगी, सबसे पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन ड्यू करवाने की। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पढ़ी है, हम लोगों ने किसी भी चीज़ को ड्यू करने की एंट्री पढ़ी है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप लोगों के लिए क्या है, खर्चा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप लोग डेबिट कर दोगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी असेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, अब आप लोग जनरली ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि असेट को हम लोगों ने क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि वो कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करा है, क्योंकि वो मेरे लिए इनकर हो रहा है। ठीक है, वो मेरा खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो गया है मेरे लिए, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। दूसरा, ये तो हो गई आप लोगों के डेप्रिसिएशन ड्यू की एंट्री। अब इसको आपको, इस अमाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र कहाँ होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। जब आप लोग P&L बनाओगे तो वहाँ पर आप उसके डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन डालोगे, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हो जाता है डेबिट। और वो किस वजह से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो वो हो रहा है टू डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है इसलिए मेरा P&L अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एंट्री, जनरली एंट्री अगर आप लोग देखें तो एंट्री कैसी बन जाएगी, जो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, पर ऐसा बनाते नहीं हैं आप लोग। जब प्रॉफिट एंड लॉस डालोगे तो वहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ही लिखोगे। तो ये जब आपका एक्चुअल खर्चा हो गया है डेप्रिसिएशन, ठीक है, तब आप लोग इसको यहाँ पर डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये दो एंट्रीज रहेंगी। अब ये वाली एंट्री तो हमेशा सेम रहेगी, P&L टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, जहाँ प्रोविजन हो नहीं हो सब दूर सेम ही है। इस एंट्री के अंदर जो है वो चेंजेस हो जाते हैं। कैसे चेंज होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आपका जब प्रोविजन मेंटेन करते हो आप लोग, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड, तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है, सबसे पहली एंट्री होगी आपका डेप्रिसिएशन ड्यू होगा, तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देंगे। साथ ही साथ पहले हम लोग असेट को क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि हमारी असेट कम हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हम उसके प्रोविजन में से पैसे काटेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोविजन है वो हो जाएगा, तो आप पूरा लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये आपका डेप्रिसिएशन ड्यू हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री सेम रहेगी कि आप P&L को कर दोगे डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन मेंटेन में सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि आपने उसका पहले से ही प्रोविजन बना रखा है कि मैंने जो जितनी भी असेट्स हैं उनको देख कर कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट मेरे पास में हर साल का या हर साल का जो मेरा खर्चा है डेप्रिसिएशन का वो 1 लाख के अनुसार आएगा। तो आपने उसके लिए वो अमाउंट पहले ही फिक्स कर दिया है, वो लाइबिलिटी आपने ऑलरेडी बुक कर दी है कि मुझे जो भी डेप्रिसिएशन खर्चा होगा मैं इस प्रोविजन के अंदर से उसको निकाल के दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग पहली एंट्री में चेंजेस होगा, बाकी दूसरी एंट्री तो एज इट इज़ ही रहेगी, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होने वाले हैं किसी भी मेथड के अंदर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, SLM हो, कोई सी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये SLM का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं अकाउंट आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास में जो असेट की वैल्यू है, ठीक है, वो है आप लोगों की 1 लाख, आपकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो है आपकी 10,000, और आपका जो एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है, वो है आप लोगों का लाइफ जो है हमारे पास में 10 ईयर्स। ठीक है, आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, आपको रेट लगाना है, रेट कैलकुलेट करना है, और आपको अकाउंट बनाना है 2 साल का।
2 ईयर्स का आपको अकाउंट भी शो करना है डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूले के हिसाब से अभी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे क्या निकलेगा, तो पहले मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेती हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए मैं क्या करूँगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए मैं कर दूँगी मेरी वैल्यू में से मैं माइनस कर दूँगी स्क्रैप वैल्यू को, अपॉन कर दूँगी लाइफ को, तो मेरे पास में आ जाएगा ये। तो ये करने पर 1 लाख में से मैं 10,000 को माइनस करूँगी और अपॉन में 10 कर दूँगी, तो ये बन जाएगा मेरे लिए 90,000 अपॉन 10। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे लिए 9,000 रुपये, ठीक है। 9,000 रुपये मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो ये क्या परसेंटेज से आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका परसेंटेज निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा उसको आप लोग लिख देंगे यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो हम सभी को बचपन में सिखाया गया था कि जब भी किसी का परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा रेट ऑफ परसेंटेज आ जाता है। तो जब आप डेप्रिसिएशन को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद में आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि क्या आएगा आप लोगों के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट आप लोगों की जाएगी डिवाइड में, दैट इज कितनी है 1 लाख रुपए, ठीक है। और 9,000 रुपये आपके जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया वो यहाँ और यहाँ आ जाएगा आपका 100। अब 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 900 से आपको 100 को डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 100। 9% जो है आप लोगों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी चल रही है आप लोगों की, 9,000 रुपये, ठीक है। चलो, तो अब अगर अकाउंट बनाना है तो अकाउंट हमेशा टी शेप अकाउंटिंग में रहेगा, दैट इज़ आपका टी शेप अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डेट, यहाँ पर आ जाएगा, अच्छे से बनाते हैं सुंदर से, सुंदरता के साथ में नए पेज पे, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, ओहो स्पेस कम पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। वापस से डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगी डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये बनेगा रुपीज़। ये आपका डेबिट साइड, ये आप लोगों के लिए क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लोगों को इस अकाउंट के अंदर आपके बैलेंस को उतारना है, ठीक है, जो कि क्या रहेगा आप लोगों के लिए, डेप्रिसिएशन ही जनरली मशीनरी अकाउंट होगा, सॉरी ये मशीनरी अकाउंट बनेगा आप लोगों के लिए। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले मशीन का बैलेंस उतार दो। सपोज मान लो 1 अप्रैल 2021 को आपको बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट मेरी डेबिट होती है, असेट मेरे लिए असेट होती है, इसलिए उसका बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड के ऊपर उसको उतारा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने की है, पहले साल में असेट मेरे पास में 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब उसके ऊपर 31 मार्च को हर बार उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 31 मार्च को, इस बीच में अभी आपने कुछ भी नहीं करा, ना तो सेल करा है ना तो कोई परचेस करा है। अगर सेल परचेस करोगे तो वो अकॉर्डिंगली ऐड और माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 31 मार्च को आपने लगा दिया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, जो हमारी ये वाली जर्नल एंट्री बनी थी, ठीक है। ये जो असेट अकाउंट जब मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये वाला आंसर वहाँ आ जाएगा इधर ऐसे, बाय डेप्रिसिएशन कितने का लगा रहे हैं हम लोग, 9,000 का, ठीक है। 9,000 रुपीज़, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है हमारे पास में। फिर आपके पास में बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा, 1 लाख में से 9,000 गए तो बचेगा 91, है ना, 91,000। और ये आप लोगों का टोटल बैलेंस आ जाएगा 1 लाख रुपए इधर भी और 1 लाख रुपए इधर भी।
ये आप लोगों का 2021 का अकाउंट, 2022, ठीक है, 2021-22 का अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो पता ही है, SLM के अंदर एक ही व्यक्ति लगना है, वो है 31 मार्च 2023 के दिन आप लोगों का बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9,000 रुपये, और आपका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन पे 91,000 में से 9,000 को माइनस करोगे तो बचेगा 78, पर फिर भी चेक कर ले, 78 नहीं 79, सॉरी, 91,000 माइनस 9,000, 82, बहुत ही बेकार बोल रही थी मैं तो, सॉरी, 82,000 आप लोगों का बैलेंस बचेगा, 82,000 बचेगा। उसके बाद में सेम चीज़ है, जितने साल का पूछा उतने साल तक आप बनाते जाओ और सेम चीज़ें करनी है। वापस ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा इस साल में, फिर इधर आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, फिर उसको कर देना। ये होता है SLM में। अब अगर यहीं पर मैं कह दूं कि आपका डेप्रिसिएशन जो होता वो लगता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, तो क्या आंसर आता? ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता कि ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डेट डालते और लिखते, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सुंदर नहीं दिख रहा, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। अगर यही अकाउंट आपका चल रहा होता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, WDV से, तो पहले ईयर का तो ट्रांजैक्शन सेम होता। ठीक है, कि आप लोगों ने वही चीज़ करी कि 1 अप्रैल को आपके पास में जो है आपकी मशीन का बैलेंस है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए है। फिर 31 मार्च को आपका बैलेंस जो है 2022, ठीक है, ये 2021, 31 मार्च को आपका जो डेप्रीसिएशन है वो लग गया, आप लोगों को पहला डेप्रीसिएशन लग गया 9,000 का, और आपका जो बैलेंस है वो बच गया 91,000, और आपका 1 लाख से अकाउंट क्लोज हो गया, 1 लाख से अकाउंट क्लोज हो गया। फिर ये वाला आप यहीं पर उतारते 1 अप्रैल 2022 को, और यहाँ लिख देते टू बैलेंस कैरिड डाउन 91,000। ठीक है, अब जो डेप्रीसिएशन अभी SLM में क्या हो रहा था कि जितनी बार भी लगता वो ये 9,000 नहीं लगता, लेकिन क्योंकि WDB मेथड को फॉलो किया जा रहा है तो आपका डेप्रीसिएशन भी इस वैल्यू के ऊपर लगेगा, जो वैल्यू कम होकर आई है उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे। तो 91,000 के ऊपर आप 9% डेप्रीसिएशन लगाओगे तो आंसर आता है बाय डेप्रीसिएशन 31 मार्च को ही लगेगा, हर साल के एंड में लगता है, बाय डेप्रीसिएशन 8190, और यहाँ बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 91,000 82810। ठीक है, ये 91,000 से क्लोज हो जाएगा और ये 91,000 से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का बन गया है नॉर्मल, मतलब जनरली जो भी मेथड्स होती, जितना भी इसमें हम सम अप कर सकते थे वो ऐसे आ जाता। ठीक है, अब अगर प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोलते तो प्रोविजन के नेचर को फॉलो करके कर दीजिएगा, डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र करने को बोलेंगे तो डेप्रिसिएशन के नेचर को फॉलो करके बोल दीजिएगा। ठीक है, कि टू डेप्रिसिएशन किस किस वजह से लगा है, ठीक है, टू मशीनरी या जो भी चीज़ें हैं, अकाउंट बनाने को आएगा तो आप लोगों को अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, पर क्या किस जगह जाता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हो गया कि कैसे आएगा। और यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ बैलेंस बच रहा है 82,000 का और यहाँ बैलेंस बच रहा है 82,810 का, मतलब मेरी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, इसलिए मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे मुझे एक्चुअल बैलेंस पता चलना है, तो अगर मुझे किसको फॉलो करना पड़ेगा, WDV को। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन की दोनों मेथड में से सबसे अच्छी कौन सी हो सकती है, तो ये मत सोच के लिख के आना आंसर कि SLM सबसे अच्छी, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा झंझट के काम ही नहीं है, बस डायरेक्ट एक बार अपना डेप्रिसिएशन निकालो, पूरे साल वही फॉलो करना है। नहीं नहीं नहीं, WDV में आपको एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा तरीके से पता चलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप करंट वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं, और वहीं पर SLM में क्या होता है कि आप लोग जो डेप्रिसिएशन है वो आप पूर्वजों की वैल्यू के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पूर्वजों की वैल्यू पे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपकी वैल्यू के अंदर अंतर दिखता है। आपकी मशीनरी
WDV से दिखा रही कि अभी आपकी मशीन की कॉस्ट बची हुई है 812810 और यहाँ पर आपकी मशीन की कॉस्ट आ रही है 82,000। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, पर फॉलो बहुत जगह SLM की जाती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा बचा तो नहीं है इसके अंदर। अगर इसके अंदर सेल या वो आ जाता है कि हम लोगों ने परचेस करा है, ठीक है, तो उसका मैं वीडियो अलग से बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा वो एक साथ में। ठीक है, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर कवर करवा दी हैं। अब हम लोग ख़त्म करेंगे इकोनॉमिक्स को अगले वीडियो में। ठीक है, उसका मुझे एक ही पार्ट पढ़ाना है, IC कर्व पढ़ाना है मुझे टर्म 1 के लिए, और स्टैट्स का मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है, दैट इज़ मीन मीडियन मोड। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मीन मीडियन मोड का। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे, फिर बचेगा आप लोगों का BS, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से पहले पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत पहले हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बार रिवीजन भी कर लोगे आप लोग। तो ये मशीनरी अकाउंट और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है यहाँ पर। इसका रिवीजन जब करवाएंगे तब और भी चीज़ें बता देंगे इसके साथ में। अगर कुछ लगता है, ओसवाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप उस बुक में आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। आपको MCQ सॉल्व करना है तो ठीक है, बुक मेरी तरफ से अगर आप पूछो कि दी आप बताओ कि आप कौन सी बुक प्रेफर करोगे, तो ओसवाल के साथ में जाओ, ओसवाल को सॉल्व करो, ओसवाल के साथ ही रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर हाँ आपको बहुत सारी बुक्स सॉल्व करनी, पर ओसवाल में बहुत सारी चीज़ें ना अच्छे से दे रखी हैं। उसमें आपको रिवीजन चार्ट गिवन है, अगर आप एग्जाम से पहले उस चार्ट को रिवाइज करके चले गए तो ही अच्छे नंबर आ जाएंगे गाइज। ठीक है, तो ओसवाल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अरिहंत है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास में, उनको NCERT को सॉल्व कर सकते हो। तो वो, और मार्केट में भी एक ब्लूप्रिंट आएगा तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जितना सॉल्व करें हमारे लिए स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, तो ये आप लोगों का डेप्रिसिएशन यहाँ पर ख़त्म तो नहीं होता है वैसे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत आगे तक जाता है, पर क्योंकि जितना हम लोगों को पढ़ना चाहिए उतना यहाँ पर समअप है कि दोनों मेथड बता दिए कि किस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको अकाउंट बता दिया है, जर्नल एंट्री ड्रॉ करके बता दिए कि किस में क्या रहेगी। बस आपको अब इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूलाज को याद रखना है गाइस। ठीक है, बस यही बात रहेगी, बाकी तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक प्रिपरेशन करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और अपने घर पर रहो। कोरोना नहीं है तो भी अपने घर पर रहो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, डेंगू बहुत फैल रहा है अभी। ठीक है, तो अब मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।